हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली कक्षा में प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, उपसर्ग पढ़े थे। उपसर्ग पढ़ चुके। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी संज्ञा शब्द या धातु से पूर्व में जुड़कर यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये पढ़े थे उपसर्ग कि जो धातुओं से पहले जोड़ते हैं और जो शब्दांश धातु से पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद आपने स्त्री प्रत्यय पढ़ा, यानी लिंग परिवर्तन होता है। पुरुष जाति के शब्दों के यानी पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में चेंज करना, बदलना, क्या है? स्त्री प्रत्यय है वो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय के तीन भाग होते हैं। कौन से? कृत प्रत्यय, त्वधित और स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय आप पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। और त्वधित प्रत्यय आपके 8 तक के सिलेबस में नहीं, 9 10th के सिलेबस में, तो इसलिए वो नहीं पढ़ा रहे। उसमें तरप, तमप, ये वो ईयस, इष्ठन, ये सभी प्रत्यय आते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले कि वे शब्दांश जो किसी संज्ञा शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लो, जैसे उदाहरण दिया हुआ श्रु धन कत्वा। श्रु का अर्थ होता है सुनना, कत्वा करके, तो श्रुत्वा का अर्थ हो गया सुन कर के। श्रु यानी सुनना। अब इसके साथ जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा हमने तो श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ क्या हो गया? सुनकर। तो अर्थ में चेंज हो गया, वो होता है सुनना, और श्रुत्वा सुनकर। अगर इसी श्रु शब्द में हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया मान लो, तो बनेगा श्रोतुम। श्रोतुम का अर्थ होता है सुनने के लिए, तो अर्थ में चेंज हो गया, सुनने के लिए। अगर इसमें हम कत प्रत्यय जोड़ देते हैं, श्रुत, श्रुत यानी सुना, श्रुता, सुनी। ठीक है। श्रुता जो शब्द आएगा वो स्त्रीलिंग के साथ आएगा। क्लियर? आगे यहाँ तक समझ कि प्रत्यय किसे कहते हैं? कि वे शब्दांश जो किसी धातु या संज्ञा शब्द के पीछे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। आगे धातु तो पता ही है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है अब दोबारा से। हिंदी में भी प्रत्यय पढ़े हैं आपने। जैसे सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ा, सुंदरता, तो वो गुण बन गया। सुंदर क्या है? गुण, गुण है ना। और बचपन, बचपना, भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है। आगे देखिए प्रत्यय के प्रकार। ये अभी मैंने बताया आपको कि प्रत्यय के 3 प्रकार है, कृत, त्वधित और स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय आप पढ़ चुके। कृत देखिए, जो प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़कर उन्हें क्रिया विशेषण या पूर्वकालिक क्रिया बना देते हैं। पूर्वकालिक, पूर्व यानी पहले, काल यानी समय। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया बना देते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, यानी कि पहले काम हो चुका। जैसे गम धन कत्वा, तो इसका क्या बना? गम धन कत्वा का गत्वा। गम का अर्थ होता है जाना, और कत्वा प्रत्यय इसमें जोड़ा तो क्या बना? गत्वा में। गत्वा का अर्थ क्या होता है? जा करके, यानी पहले काम हो चुका, हो गया जा करके। अब है कृत प्रत्यय के भेद। पहला तो प्रत्यय के भेद थे 3,
कौन कौन से? कृत, त्वधित और स्त्री। अब कृत प्रत्यय के भी 9 भेद होते हैं। कितने भेद है? 9। नंबर 1 कत्वा, नंबर 2 तुमुन, नंबर 3 ल्यप, फिर कत, कतवतु, अनियर, त्वय, तव्यत, क्षत्री, शानच। ठीक है, ये 9 प्रत्यय हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है। इसका अर्थ क्या होता है? करके। इसका त्वा यानी ये लिखते हैं कत्वा, इसमें से त्वा तो शेष बच जाता है और जो कै है ये इसका लोप हो जाता है यानी गायब हो जाता है, ये नहीं रहता। तो इसमें से त्वा शेष बचता है, कै का लोप हो जाता है। इसका प्रयोग क्रिया के पूर्ण होने पर किया जाता है। पूर्ण यानी पूरा होने पर। इस प्रत्यय का प्रयोग कार्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे भूधन कत्वा। भू का अर्थ क्या होता है? होना। भूतवा, क्या का लोप हो गया इसमें? भूतवा, हो करके। दृश्य धन कत्वा। दृश्य का अर्थ होता है देखना। दृष्टवा, देख करके। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पर शय जो है शय शलजम है और जबकि यहाँ आपका शय और टे बन रहा है और आपने अभी बताया कि त्वा शेष बचता है, तो ये टे टे में कैसे बदला? आपने व्यंजन संधि पढ़ी है, उसमें शटुत्व संधि पढ़ी थी, ये शटुत्व संधि के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। जब शय आ जाता है यहाँ या कौन सा वर्ग? टे वर्ग, तो क्या होता है? जो तय वर्ग होता है वो टे में बदल जाता है और जो शय वर्ग होता है, सय या शय होता है, वो शय षटकोण में बदल जाता है। ये पढ़ा था ना शटुत्व संधि। तो ये है दृष्टवा, देख करके। तो संधि का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रत्यय और उपसर्ग में आप लोगों को। पच धन कत्वा। पच का अर्थ होता है पकाना। पचना नहीं होता है कि डाइजेस्ट करना, पकाना यानी बनाना, कुक। अब इसमें भी संधि हो रही है, च कै वर्ग में बदल जाएगा जब तय आ रहा है, तो यहाँ पे है ना जशत्व संधि में पकत्वा, क्या बनेगा? पकत्वा, पकाकर। पठ धन कत्वा। पठ यानी पढ़ना, पठित्वा, पढ़ करके। अभी बताया जो श्रु के साथ जोड़ा था श्रुत्वा, गम के साथ जोड़ा गत्वा, लिख के साथ जोड़ा लिखित्वा। ठीक है, आपके पास ग्रामर की बुक भी है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको भी आप रीड करोगे। मैं सारे एग्जाम्पल नहीं लिखाती हूँ, मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखा रही हूँ, 1-2 मैं एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, बाकी आपको अपनी बुक भी रीड करनी पड़ेगी। और वैसे संस्कृत रीडर की जब मैं बुक रीड कराती हूँ तब आपको एक एक वर्ड में बताती हूँ कहाँ कौन सा प्रत्यय है, वो भी आप ध्यान से सुना करें। नेक्स्ट है हमारा ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय का क्या है? ल्यप प्रत्यय में यह तो हमारा बस जाता है शेष, और जो ल है ये और प, इन दोनों का हो जाता है लोप। ठीक है, यह शेष बचता है और ल और प का लोप हो जाता है। देखो, ल्यप प्रत्यय का अर्थ कर होता है, इसका यह शेष रहता है तथा ल और प का लोप हो जाता है। इसका प्रयोग उपसर्ग युक्त धातु के साथ किया जाता है, यानी धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ता। ये इसकी पहचान है, जबकि कत्वा प्रत्यय में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे वी धन क्री धन ल्यप। अब इसमें उपसर्ग आएगा। क्री का अर्थ होता है खरीदना। क्री का अर्थ क्या होता है? खरीदना। और विक्रिय, भाई वी उपसर्ग सेम आ गया है, धातु आ गई, इसके बाद ल्यप में से तो ये शेष बचेगा, तो विक्रिय, विक्रिय बेच करके।
क्री यानी खरीदना। अब इसके साथ जब ल्यप प्रत्यय जुड़ रहा है, उपसर्ग तो लगना ही लगना है, तो विक्रिय बेचकर। उपधन गम धन ल्यप, गम यानी होता है जाना, उपगम्य समीप आकर के, पास आकर के, ठीक है। विस्मृय, स्मृति धातु का अर्थ होता है याद करना, और विस्मृय भूल करके, विस्मृय भूल करके। आधन दा धन ल्यप, दा का अर्थ होता है देना, आदाय लेकर के, आदाय लेकर के। विसृज ल्यप, सृज का अर्थ रचना करना या बनाना, सृजन करना किसी चीज का, और विसृज्य छोड़ करके। विसृज्य का अर्थ क्या होता है? छोड़ करके। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है, चैप्टर 5 धर्मे दमनम पापे पुण्यम में। विसृज्य, जना मलमूत्राणि विसृज्य निर्गच्छन्ति, कि लोग मलमूत्र आदि छोड़कर या त्याग कर चले जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 3, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में के का अर्थ क्या होता है? के लिए। इस प्रत्यय में तुम शेष बचता है और उनका लोप हो जाता है। देखो तुमुन, इसमें से बच गया तुम, माँ बच गया, ऊ की मात्रा बची यहाँ से, और न, तो उन यहाँ से बचा उन, मैं के नीचे हलंत लगेगा क्योंकि मैं आधा बचा, ऊ तो हट गया इसमें से, ठीक है। उनका लोप हो जाता है, तुम शेष बचता है, उनका लोप हो जाता है। कुछ धातुओं के साथ ई भी लगता है, यानी जब तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे पठ धातु के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमारा पठ धातु में क्या बनेगा? पठी तुम। यहाँ ठे के पहले ई भी जुड़ गया, ठीक है, यानी पढ़ने के लिए। पठ यानी पढ़ना, और पठी तुम पढ़ने के लिए, ठीक है। हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो इसमें आप है ना पठी तुम भी लगा सकते हो और पठनाएं भी लगा सकते हो। पठनाएं कैसे लगा सकते हो? विभक्ति के अकॉर्डिंग। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो पठ धातु है पठनाए, पठन होता है पढ़ना, पठनाए चतुर्थी विभक्ति, और पठी तुम लगाते हो तो भी ये ठीक है। ये प्रत्यय युक्त शब्द है और वो विभक्ति युक्त है, दोनों ही वर्ड यहाँ सही आएंगे, चाहे पठी तुम लगाओ इस वाक्य में, चाहे पठनाए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे गम धातु के साथ गम यानी जाना, तो माँ किस में? अनुस्वार संधि के अकॉर्डिंग न में बदल गया। संधि अच्छे से पढ़नी है, फिर ये मत कहना मैडम मैं आ रहा है न हो गया, यहाँ श आ रहा है श हो गया, या क आ रहा है ट हो गया, ये क्या चल रहा है? संधि ध्यान से। तो अनुस्वार संधि के अकॉर्डिंग गम जो है मैं किस में बदल जाएगा? यहाँ त है तो त के 5वें वर्ण में बदलता है न, त थ द ध न, नैनल, तो गंतुम जाने के लिए। हस धातु के साथ हसी तुम हंसने के लिए। दृश्य दृष्टुम देखने के लिए, ठीक है। इसका अर्थ पता है, हंस यानी हंसना, दृश्य देखना, गम जाना, क्लियर। इसके बाद क्री धातु, क्री यानी होता है करना, क्री यानी करना, क्री के साथ जोड़ा कर तुम करने के लिए। नी यानी ले जाना, नी का अर्थ होता है ले जाना। नी धातु के जब हम रूप बनाते हैं, धातु रूप, तो नए में बदल जाती है। नी धातु किस में बदलती है? नए, इसके बनेंगे नयति। ने तुम यानी ले जाने के लिए, लिखना, और लेखी तुम लिखने के लिए, क्लियर। कौन सा प्रत्यय पढ़ा? कत्वा, कत्वा में त्वा शेष रहता है, कै का लोप हो जाता है। फिर हमने पढ़ा ल्यप प्रत्यय, इसमें यह शेष रहता है, ल और पै का लोप हो जाता है।
और उपसर्ग युक्त धातु के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद हमने पढ़ा तुमुन प्रत्यय। तुमुन में तुम शेष रहता है, उनका लोप हो जाता है। ठीक है, ये हमारे 3 प्रत्यय हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में क्या है? इस प्रत्यय का त शेष रहता है और का लोप हो जाता है। कत प्रत्यय वाला शब्द भूतकाल में कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। इसमें भूतकाल के क्रियापद बनते हैं। क्रियापद शब्द, जो क्रिया के शब्द होते हैं क्रिया रूपी, वो भूतकाल में बनते हैं। काल के अकॉर्डिंग होते हैं ना क्रिया शब्द। तो इस प्रत्यय से बने शब्दों वाली क्रियापद तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों लिंगों में उनके रूप अलग अलग चेंज हो जाते हैं। क्लियर? जैसे अभी मैंने बताया श्रु का आपको, जैसे श्रु यानी होता है सुनना। श्रु में कत प्रत्यय आपने जोड़ा तो बना श्रुते। अब श्रुते यानी सुना, भूतकाल में हो गया ये। अब इसमें त के पीछे विसर्ग क्यों आया? ये पुल्लिंग का वर्ड है। अगर इसको स्त्रीलिंग वर्ड के साथ सुनेंगे, लिखेंगे तो हम लिखेंगे श्रुता। क्या लिखेंगे? श्रुता। और नपुंसकलिंग वर्ड के साथ लिखेंगे तो श्रुतम। ठीक है, ऐसे ही स्मृति धातु के साथ, स्मृति यानी याद करना, स्मृत है याद किया। गम यानी जाना, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, गम यानी जाना। कत प्रत्यय इसमें जोड़ा, गते यानी गया। और अगर स्त्रीलिंग वर्ड के साथ होती ये वर्ड, ये क्रियापद, तो गता यानी गई। जैसे रामे गते, राम गया। और अगर यहाँ राम की जगह हमारा आ जाए जैसे लोमशिका यानी लोमड़ी या सीता, तो इसके साथ लगेगा सीता गता, सीता गई। तो उसमें गते नहीं लगेगा, लिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। कृते किया, पृच्छ यानी पूछना, पृष्ठे पूछा। इसमें भी देखो शत्रुत्व संधि के अकॉर्डिंग हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें श और ट बन गया। तो कत प्रत्यय में तय शेष बचता है और इसके जो रूप बनेंगे, प्रत्यय युक्त शब्द बनेंगे, वो भूतकाल में प्रयोग होते हैं और इसमें तीनों लिंगों में इसके शब्द चलते हैं। ठीक है। जो कत्वतु प्रत्यय है उसमें भी तीनों लिंगों में चलेंगे इसके प्रत्यय के रूप भी। ठीक है। और इसका क्या है, इसमें तवत शेष रहता है, कत्वतु। तवत बच गया, का और उ यहाँ से लास्ट से और आगे का कै, इसका लोप हो जाता है। यह प्रत्यय भी भूतकालिक है, यानी ये भी भूतकाल के उसमें चलता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य वाक्य में ही होता है। वाच्य भी आपने पढ़े नहीं है, 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। ठीक है। हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य, जिसमें भाव प्रधान होता है वो भाववाच्य, और जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य। अभी मैंने सिंपल सा बता दिया है, बाद में जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब देखिए इस प्रत्यय का, पठ धन कत्वतु। अब इसके जब रूप बदलते हैं तो भाववाच्य भूतकाल में चलने के लिए और कर्तृवाच्य में चलने के लिए इसमें पूरी तरह से चेंज आ जाता है। अभी तक जो 4 प्रत्यय पढ़े उसमें जो लिखा ये शेष बच्चेगा यही लिख रहा है, लेकिन इसमें बसता तो तवत है, लेकिन जब इसके रूप बनाते हैं कर्तृवाच्य में तो ये इसमें चेंजेज आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है। पठ धातु के साथ अगर कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है पठितवान। पठितवान।
अगर इसमें स्त्रीलिंग वर्ड होता तो पठितवती, ठीक है। गम धातु के साथ गतवान गया और गतवती गई। श्रुतवान सुना, कथितवान कह करके, ठीक है। ये आ गया हमारा कत्वतु प्रत्यय। इसके बाद तव्यत और अन्यर प्रत्यय। इन प्रत्ययों का प्रयोग विशेषण तथा विधिलिंग लकार में होता है। विशेषण जहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो होते विशेषण। और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में जिस लकार का प्रयोग होता है, यानी पठेत पठेताम पठेयु, ये पढ़े हैं आपने विद लकार धातु रूप, पठेत पठेताम पठेयु, उस लकार में। धातु के आगे चाहिए या योग्य के अर्थ में तव्यत और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों थोड़ा सेम है इसलिए मैंने एक साथ करा रखे हैं, तव्यत अन्यर क्षत्रि शानच, ठीक है। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है और अन्यर प्रत्यय का अन्य शेष बचता है। इसमें तय का लोप हो जाता है, इसमें रै का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे तव्यत पठ धातु के साथ लगाएंगे तो पठितव्य, पठ धातु के साथ अगर तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो पठितव्य, नहीं पढ़ना चाहिए। और पठ धातु के साथ अगर अन्यर प्रत्यय लगाते हैं पठनीय, यानी पढ़ने के लिए, ठीक है। पठधन्तव्यत पठितव्यत, पठितव्य यानी पढ़ने की, और गम के साथ गंतव्य, लेख के साथ लेखितव्य, और लिख धातु के साथ अन्य प्रत्यय लगाएंगे लेखनीय, क्या बनेगा लेखनीय। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्षत्रिय और सानच प्रत्यय। ये प्रत्यय लगभग सेम चलते हैं इसलिए एक साथ करा रखे हैं, क्षत्रिय और शानच। ये प्रत्यय काल में प्रयुक्त होते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातु और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयोग होते हैं। जो क्षत्रिय प्रत्यय वो तो परस्मैपदी धातु के साथ और जो शानच प्रत्यय वो आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयोग होते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष बचता है और शानच प्रत्यय का आन शेष रहता है लास्ट में से। इसमें से अत शय और री का लोप हो जाता है, इसमें से शानच में से आन बचता है, शय और चय का लोप हो जाता है। इसके जो रूप है वो क्षत्रिय प्रत्यय के तो परस्मैपदी धातु में, यानी कि जैसे पठती पठत पठंती इस तरह के रूप होते हैं इसके, ठीक है। और जो शानच प्रत्यय उसके आत्मनेपदी, सेव आपने सेव धातु के रूप पढ़े, रोच रुच धातु पढ़े, रोजते रोजताम रे रोचनते, इसमें चलेंगे, ठीक है। धातु दो प्रकार की होती है ना, हिंदी में भी दो होती है, अकर्मक और सकर्मक, संस्कृत में भी दो ही होती है, ठीक है। तो जैसे गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा, क्योंकि इसके रूप किस में चलते हैं भूतकाल में, तो गम में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा गच्छत, पठ में जोड़ा पठत, धाव धावत, सेव, अब इसमें शानच प्रत्यय सेव धातु आत्मनेपदी है तो उसी में लगेगा, पठ धातु तो आत्मनेपदी में चलती नहीं है, गम भी नहीं चलती है, सेव लव रुच यही चलती है। तो सेव में शानच प्रत्यय जोड़ा सेवमान, लभ में जोड़ा लभमान, ठीक है। ये आपके क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। देखो दोबारा समझा रही हूँ। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, क का लोप हो जाता है। इसके बाद तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, उनका लोप हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा
कत्वा तुमुन ल्यप। ल्यप उपसर्ग युक्त धातु के साथ प्रयोग होता है और इसमें क्या होता है, ये शेष रहता है, ल और पै का लोप हो जाता है। अनियर और तव्यत, अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रहता है, तव्यत में तव्य शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय में त शेष रहता है और इसके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे श्रुतय, श्रुता, श्रुतम ऐसे। और जो क्षत्रिय के कत के बाद था कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय के सबसे अच्छा है कि जहाँ पठितवान, लिखितवान ये सब आ जाए, वान, गतवती, श्रुतवती, वहाँ आपका कत्वतु प्रत्यय। ये छांटने का तरीका बता रही हूँ मैं तुम्हें कि अगर प्रत्यय युक्त शब्द आए तो उसमें आपको कैसे पता लगे कौन सा प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद आता है क्षत्रिय और शानच। क्षत्रिय में जब देखो कत प्रत्यय जो होगा उसके जब रूप मिलेंगे तुम्हें, तो श्रुतय जैसे मिला तो उसमें पुल्लिंग के रूप के अकॉर्डिंग मिलेगा, एक वचन में विसर्ग वाला। और जबकि क्षत्रिय प्रत्यय अगर होगा तो उसमें इस तरह से मिलेगा, तय के नीचे हलंत लगा मिलेगा, श्रुता। ठीक है, उसमें मिलेगा श्रुतय, इसमें मिलेगा श्रुत। ठीक है। और जो शानच प्रत्यय है उसमें आपको लास्ट में मान लिखा मिलेगा, लभमान, सेवमान, रोचमनायाम, इस तरह का। ठीक है। ये आपके थे प्रत्यय संस्कृत में। इनको आप अच्छे से रीड करना, पढ़ना, समझने की कोशिश करना। कुछ वर्ड आपको दिए जाएंगे, उनको आप खुद उनको सॉल्व करोगे और ये आपको फेयर नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है। और ये नीचे आपको दिए गए हैं काल संबंधी और आत्मीय वर्ग, आपकी ग्रामर की बुक में हैं।